बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम तस्करा करने जा रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी, जो कि खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस कशीदगी के बढ़ने से कुछ असरात भी सामने आ रहे हैं। अगर हम अमेरिकन मीडिया की बात करें स्टार्ट में, तो अमेरिकन मीडिया इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए ये कह रहा है कि इस कशीदगी के बढ़ने पर इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ये हमले होंगे या नहीं, हतमी फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। अब अमेरिकन सदर की जब हम बात करते हैं तो गुज़श्ता कई रोज़ से हम ये देख रहे हैं, कशीदगी बढ़ने का इंदिया भी वो दे रहे थे, खदशा भी जाहिर कर रहे थे और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि अब वो जंगी तौर पर इन हमलों को मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे। कशीदगी बरकरार रखने के हवाले से, नाकाबंदी करने के हवाले से तो उन्होंने अपना इरादा नहीं शेयर किया था, लेकिन ये ज़रूर शेयर किया था कि वो अब ईरान पर हमले नहीं करना चाहते। उसमें बाइबल के वर्सेस पढ़ के उसका तर्जुमा करने के हवाले से भी बात हुई। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी वो फ्रीडम जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये भी इंदिया दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? अगर इजराइल की जानिब से ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर रखी है और उसमें ये फैसला किया गया है कि हतमी फैसला और हतमी डिसीजन सदर डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो इशारा दे चुके हैं कि वो जंग के हामी नहीं है, वो मजीद हमले नहीं करने जा रहे, तो फिर इजराइल क्यों तैयारी कर रहा है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ माहिर आलमी उमूर डॉक्टर मारिया मलिक साहिबा हैं। खुशामदीद कहना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमें ज्वाइन करें हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर तज्जियाकार आगा इकरार हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हुए आगा इकरार हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ओवरऑल जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ से जो हमारे सामने एक सिनेरियो बिल्डअप हुआ है जिसमें कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये नाकाबंदी, ये जो हमारे सामने दोनों तरफ से ब्लॉकेड है, चाहे हम ईरान की साइड से बात करें या अमेरिका की साइड से बात करें, ये दो तरफा ब्लॉकेड आपको लग रहा है कि ये मजीद कशीदगी का इजहार कर रहा है? और अगर खुदा न खास्ता ये कशीदगी बढ़ती है और इजराइल की जानिब से जो इत्तलात आज मौसूल हो रही हैं कि वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो सर आने वाला वक्त कितना अलर्ट या कितना अलार्मिंग है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि इजराइल ने तो सीज फायर वैसे ही ख़त्म कर दिया है लेबनान के ऊपर कांस्टेंट अटैक करके, और उसके बाद जो कुछ कल इस खित्ते में हुआ है वो आपने देख लिया है। ईरान की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि वो हमने नहीं किया है, लेकिन आपको याद होगा कि मैं कॉन्स्टेंटली, मेरी एक पहले पोजीशन रही है जब सब लोग कह रहे थे गुडी गुडी हो गया है और हमने पूरा मुल्क बंद कर दिया था, छुट्टियां मना रहे थे कि सब आ रहे हैं हमारे पास, तब भी मेरा ये था ये जंग इजराइल ने शुरू की है, ये जंग इजराइल ही खत्म करेगा और उसको पता है उसने कितना डोज इस जंग में कब देना है। बाकी हम लोग जो हैं वो सारे बाय स्टैंडर हैं और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कोशिश की, पर पूरी दुनिया बाय स्टैंडर्ड थी और पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस रीजन में पीस आ जाए, जिसके लिए तारीख पाकिस्तान को याद रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आप देखें, एक मैड टी पार्टी वाली सिचुएशन है। अगर आपने मैड टी पार्टी पढ़ा हो तो उसमें जब वो एक करेक्टर सो के उठता है तो वो एक नई बात करता है और फिर वो सो जाता है, फिर वो उठता है वो एक नई बात करता है, फिर वो सो जाता है। ठीक है, तो जब तक अपना ट्विटर चल रहा है, एक्स चल रहा है, और तब तक तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जंग आराम से बंद हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ईरान पे हमले की तैयारी करना, ईरान पे हमले की तैयारी कभी रुकी ही नहीं थी। ईरान को यही तो पता है कि उसके ऊपर एक बड़ा मैसिव किस्म का हमला होने वाला है, इसलिए तो ईरान ने किसी की बात नहीं मानी है नेगोशिएशन में आने की। देखो कि नेगोशिएशन से हमेशा यूएस ने बाय टाई किया है, टाइम बाय किया, ठीक है, और जब वो बिल्कुल नेगोशिएशन एंड पे होती है वो हमला कर देता है। तो कहते हैं कि दूध का चला छाछ को भी फूंक फूंक के पीते हैं। एग्जैक्टली सही है। तो मैं आपको बात बताऊं कि मैं आई ऑलवेज कीप माय फिंगर क्रॉस। मैं आई एम नॉट हैप्पी, सिचुएशन कैन बी वेरी वर्स, और ये ईरान ने पीछे हटना है और ना अमेरिका ने पीछे हटना है, और सारी दुनिया ने उसका प्लंट लेना है, क्योंकि अमेरिका को पीछे हटने नहीं देगा किसी सूरत में भी इजराइल। ठीक हो गया, ठीक है सर, आपका ओपिनियन आ गया। डॉक्टर मारिया मलिक साहिबा, आपकी जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहिबा, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ तक ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा था, या खदशा तो नहीं, मैं इसको एक इम्कान कहूँगी, एक एक्सपेक्टेशन थी
कि शायद अमेरिका इस पोजीशन में है कि अब वो सरेंडर कर देगा और अपना ब्लॉकेट ख़त्म कर देगा। लेकिन आज जब इजराइल की सपोर्ट सामने आ रही है तो शायद ये इम्कान मौजूद है कि अब ये कशीदगी बढ़ेगी, अब नाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी अमेरिका की जानिब से, या नाकाबंदी नहीं ख़त्म की जाएगी, जबकि अमेरिका ही इस सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान की जानिब से भी ये इंदिया दिया जा रहा है कि अमेरिका बार बार मुदाखलत कर रहा है। अब होने क्या जा रहा है आपकी नज़र में? देखिए जी, वैसे तो दोनों साइड से ही खिलाफ वर्जी तो जारी है। ईरान का जब भी थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ने में आ रहा था कि यूएई पे भी अटैक्स लॉन्च किए गए हैं ईरान की जानिब से, ऑल्दो कि उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन वो क्लेम्स हैं, यूएई के तो क्लेम्स हैं ये। और यूएस लेकिन भी ब्लेम पासदारा कर रहा ने, है। इनकलाब ने कहा है कि वो जवाबी अमल है, वो कार्रवाई जो है। जी बिल्कुल, और हो भी सकती है। जैसे अब पहले उन्होंने ये भी कहा, इरानियंस ने कहा है कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, जो अमेरिका ने शिप्स को वहां से निकालने का सिलसिला जारी रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उसके अमल में जो कुछ कार्रवाई की है अमेरिकन फोर्सेस ने, उसमें भी कोई उनके 2-3 लोग भी मारे गए हैं, सिविलियंस, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स कशीदगी तो बढ़ गई है दोनों स्टेट्स के दरमियान। लेकिन जैसे मेरे से पहले जो स्पीकर हैं उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट है वो इसराइल ने किया है, और उसमें कोई शक नहीं है। इसराइल इस पूरे पीस प्रोसेस में, चाहे अमेरिका की काविशें उसमें रही हैं, वो उन्होंने यहाँ तक चलकर भी आए, वो सारा कुछ कोई एक सीरियस इंडिकेशन है कि उनकी सीरियसनेस को शो करता है। लेकिन उसके बावजूद ये कि इसराइल जो है इस वक्त वो बहुत बड़ा स्पॉइलर है पूरे पीस प्रोसेस के अंदर, और वो एक ऐसा बुल है जिसको आप संभाल नहीं सकते या उसको काबू नहीं कर सकते। वो किसी के भी काबू में भी नहीं आएगा। अमेरिका से ज्यादा और कौन सी बड़ी पावर आप लेकर आएंगे जिसकी बात सुन सकता है। लेकिन जब वो उसी के काबू में नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीस प्रोसेस किसी करवट बैठेगा कोई बहुत जल्द बैठने डॉक्टर के। साहब, मुझे तो एक जुमले उसमें में मैं आपका जवाब चाहूंगी, फिर हम ब्रिगेडियर साहब की जानिब बढ़ेंगे। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन में हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। ये जो पीस प्रोसेस हमारे सामने नजर आया और जिसमें अमेरिका की जानिब से आपने भी इस बात का जो है तस्करा किया कि अमेरिका का एक हमें पॉजिटिव किरदार नजर आया, क्या ये फेस सेविंग थी या वाकई अमेरिका मुज़ाकरात का हामी था? देखिए, फेस सेविंग तो है, क्योंकि जो ईरान में जिस ईरान की रिजीम के अंदर वो 3-4 दिन के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेंज आएगा, वो नहीं आया। आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं। तो फेस सेविंग डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ देयर होल स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? अपनाए हुर्मुज़ की जब हम बात करते हैं, इसकी कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इजराइल अब खुलकर सामने आ गया। वो क्या करना चाहता है, वो क्या कर रहा था, और अमेरिका क्यों कंफ्यूज था, या सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? मेरा ख्याल है अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। डिप्लोमेसी वाज एक्सीलेंट, जियोपॉलिटिक्स रिमेन्स द इशू। ये मैंने आर्टिकल इसीलिए लिखा था कि यहाँ लोग जब पहली दफा यूएस ईरान डेलीगेशन ने इस्लामाबाद मीटिंग हुई तो ख्याल था कि जी बस अब साइन हो जाएगा, और एज विशफुली लॉट ऑफ पीपल वांटेड कि मसला हल हो जाए। वो तो सब चाहते हैं अमन हो जाए, लेकिन इसकी बैकग्राउंड बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सही। इट इज अब तो आपने यूएस का नाम लिया, ईरान का नाम लिया, इसराइल का नाम लिया, ये तीनों। एक्चुअली देयर आर मेनी मोर पार्टीज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। some are covert, some are overt, some are spoilers। वो मुख्तलिफ है, वो बड़ी लंबी एक कहानी है, उस पर हम नहीं पढ़ते। वो पूरी मिडल ईस्ट का जो जियो पोलिटिकल इसका एनवायरमेंट है उस पे है। हम इस पे आते हैं। आपका जो सवाल है, पहले तो ये समझिए कि हॉर्मुज़ इज नॉट द इशू। ये जंग किस लिए शुरू हुई, इस पे कोई आता ही नहीं है पाकिस्तान में टू अंडरस्टैंड। मैंने 2011 में आर्टिकल लिखा था, प्रावडा मॉस्को से छपा था, जिसका नाम था नेक्स्ट फॉर ईरान। उसमें बेसिक चीज ये लिखी थी कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे चलेगा तो इसकी अमेरिका से और इसराइल से जंग हो जाएगी। उसके बाद और भी आर्टिकल लिखे, मेरी जियो पॉलिटिक्स की किताब में भी लिखा। एंड इंटरेस्टिंगली, चले मैं तो एक जियो पॉलिटिशियन एज एनालिस्ट ऑब्जर्वर के तौर पर लिखा था जी। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप, उसने बहुत पहले कहा था, आप पढ़ लेना इसकी, कि ईरान के साथ उसकी जंग होगी अमेरिका की। अभी की बात नहीं है, वे बैक। तो इसका ये मसला है कि जो इशू है ना, वो इस वक्त ये है कि नंबर 1 वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सिचुएशन ये है, आई क्वालिफाइड इट द अदर डे, नो वॉर नो पीस। इस वक्त ये सिचुएशन है मिडल ईस्ट गल्फ ईरान की, कि इस वक्त ना जंग एक्टिवली चल रही है जिस तरह की एस्केलेटिंग हो रही थी इस वक्त तक, और ना पीस हुई है। तो इट इज इन बिटवीन, और इन बिटवीन में बहुत स्पेस है। दिस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जंग जो है ना, इसके जब शुरू हुई थी तो इसमें इसराइल एंड यूएस
पिछले साल जब हुई थी उसमें भी इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं और कल भी इकट्ठे होंगे। सही। तो अमेरिका करके अंडर ट्रंप ऑफ रैम्प जरूर चाहता था और चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये जो पाकिस्तान में एक तासुर पैदा हो गया ना, अमेरिका जंग हार गया है और ईरान एक सुपर पावर बन गया है, सरेंडर करने जा रहे हैं, बिल्कुल लाइक दैट। ये जरा इमोशनल या विशफुल या आपके दिल की ख्वाहिश है, वो तो जो मर्जी आप ख्वाहिश करें, बट ग्राउंड रियलिटी इस तरह नहीं है। ईरान का भी नुकसान हुआ है, अमेरिका के भी वॉर एंड्स पूरे नहीं हुए, इसराइल का भी नुकसान हुआ है, एंड गल्फ स्टेट्स का भी नुकसान हुआ है। एक्चुअल रियलिटी ये है। और अब इसका जो अब सिचुएशन है वो ये है कि लेकिन इन सारे नुकसानात के बाद ब्रिगेडियर साहब, यकीनन आप मेरी बात की तायद करेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इन तमाम तर नुकसानात के बाद सबके चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं, कौन मुखालिफ है, कौन साथ देना चाहता है, कौन किसके साथ है, किसकी सिफारतकारी ज्यादा बेहतर है और कौन सा मुल्क खामोश बैठ के ये सारे तमाशा देख रहा है। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जो गुफ्तगू ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आगा इकरार हारून साहब, ब्रिगेडियर साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त सूरत हाल, उन्होंने चूँकि मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक का तस्करा किया, उनका स्टांस भी मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में उनका स्टांस क्या है दर हकीकत। और इसके साथ साथ जब हम ईरान के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं, जो कि इजराइल जिसकी तैयारी कर रहा है, अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहा है, अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? क्या वाकई सदर ट्रंप जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार है? अमेरिका में एक क्योस जनरेट है, क्योंकि आने वाली क़यादत का भी तस्करा करना है, मिड टर्म इलेक्शन भी सामने है, उसके हवाले से भी कुछ पोल्स हो रहे हैं, अवामी राय जानने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सदर ट्रंप खासे मकबूल अब नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या वो ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए अभी कंफ्यूज हैं कि मैंने क्या फ़ैसला करना है, जंग करनी है नहीं करनी, ब्लॉकेट खोलना है नहीं खोलना, या यूं ही वो चाहते हैं कि नाकाबंदी भी जारी रहे और वो अपने मफाद भी हासिल करते रहें? देखिए, एक बात हमें समझ आनी जानी चाहिए कि सदर ट्रंप किसी भी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। अमेरिका जो भी करता है उसका पहले एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है प्रॉपरली। ये मैं यानी कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी स्टेटमेंट जारी होती है या कोई भी एक्शन कहता है लिया जाता है, उससे पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उस पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है। उस स्क्रिप्ट में कुछ फन भी होता है, कुछ यानी कि आप कह सकते हैं कि सस्पेंस भी होता है, कुछ एडवेंचर भी होता है। तो वो उसी के मुताबिक जो उनका प्रेसिडेंट होता है या जो पेंटागन होता है वो परफॉर्म करता है। इट इज ए बेसिकली अमेरिकन पॉलिटिक्स इज द थिएटर। सही। और दूसरी बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ये हमारी ही ख्वाब ख्याल है कि जी वो अनपॉपुलर हो रहे हैं या ये हो रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि मोदी अनपॉपुलर हो गया, रोज हमने उसके खिलाफ चीजें लिखी होती हैं, अगले दिन इलेक्शन जीत के वो आ जाता है फिर से। ये हम लोगों की जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को नहीं समझते हैं, ये उनकी खाम ख्यालियां होती हैं। देखिए, अब इस वक्त फॉर एग्जाम्पल जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है वो बीजिंग जा रहे हैं, उससे पहले वो पुतिन से मिल के आए हैं। ईरान पिलर टू पोस्ट कोशिश कर रहा है कि उसको सपोर्ट मिल जाए कहीं से, जो कि मुझे नजर नहीं आती है मिलती हुई, जो मैंने पहले भी कहा था। और ये भी हमारी कहानियां हैं कि जी वो अपना जी चाइना पीछे से बैठ के सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अमेरिका इज ए यूनिपोलर इज ए हेड ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड। लेकिन सर एक गुजारिश मैं जरूर करना चाहूंगी, थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जरूर आप फरमाइएगा। रशिया की जानिब से ये बयान आया था कि हम बाकायदा तौर पर सालिस नहीं है, ना ही सालिसी कर रहे हैं, लेकिन अगर वक्त पड़ता है तो अमेरिका की मदद फराहम कर सकते हैं। वो मदद क्या थी फिर सर? मदद फराहम करने से देखिए, वैसे तो दे नो व्हाट दे वांट टू से। मेरा जाती ख्याल है विद माय एक्सपीरियंस वो ये है कि अगर फिर स्टैंड ऑफ भी हो जाता है, देखिए पहले जो अपना ऑफ रैंप था वो अमेरिकन जो अलाइज हैं इस रीजन में, उन्होंने उसका ऑफ रैंप उसको देने की कोशिश की, ठीक, बदकिस्मती से नहीं मिल सका। वो अगर रशिया मेरे ख्याल में ऑफ रैंप की बात कर रहा है, ईरान चाहता है कि उसको वारंटीज दी जाएं, और वो वारंटी कम से कम वो मांगना चाह रहा है यूरोपियन यूनियन की, रशिया की और चाइना की। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी उनको किसी किस्म की वारंटी देने को तैयार नहीं है। ठीक है, ईरान ने ये जंग अकेले लड़नी है, अकेले हारनी है या अकेले जीतनी है, ये बात उसको उस दिन से पता है जिस दिन से वो इस जंग में कूदा था। ठीक है, और अमेरिका वो कंट्री है 87,000 अपना यानी कि हलाकतें करवाने के बावजूद और टोटली कंप्लीटली यानी कि हिस्टोरिक डिफीट फेस करने के बावजूद भी अपना उसमें वियतनाम में अमेरिका सुपर पावर ही रहा था।
उसका ये करैक्टर कोई नहीं चेंज कर सका था। और ये यूनिपोलर वर्ल्ड जो है ये हमारी ख्वाब ख्याल है, बड़ी खूबसूरत लगती किताबों में बातें। इन रियलिटी अमेरिका जहां चाहे जंग शुरू कर सकता है, अमेरिका जहां चाहे जंग बंद करवा सकता है, बस सिंपल। सर, अमेरिका हमला क्यों नहीं करना चाह रहा है, ये बयान क्यों सामने आ रहा है? क्या इसके पसे पर्दा कोई और कहानी है, या अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो फौरी तौर पर हमले कर दे? अमेरिका बिल्कुल इस पोजीशन में है, वो किसी वक्त हमले कर सकते हैं। मैंने आपको कहा एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, हर चीज की टाइम लाइन है। ये इस वक्त ये होगा, ये बयान इस वक्त ये दिया जाएगा, ये रिस्पॉन्स इस वक्त दिया जाएगा, एवरीथिंग ऑन टाइम लाइन। तो अच्छा, जैसे जैसे वो अपना वो मूवी आगे चलती जाएगी, आपको समझ आती जाएगी। ठीक हो गया। जिस तरह से सर आप फरमा रहे हैं, मैं डॉक्टर मारिया मलिक साहिबा की जानिब बढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर साहिबा, अभी आगा इकरार हारून साहब ने 2 मरतबा ये बात फरमाई कि अमेरिका जो भी करता है ये सब स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। क्या इसी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है कि जब हम फैसला साजों को देखते हैं, जिन्होंने फैसला करना है, जो डिसीजन मेकिंग है, जिनके पास पावर है या अथॉरिटी है, वो अकेले डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, उसमें हमें जैरेड कुशनर भी नजर आते हैं, हमें जेडी वेंस भी नजर आते हैं, हमें वेटकॉफ भी नजर आते हैं, और अब एक का इजाफा हो गया है जिसमें मैं एक चीज जरूर शामिल करूंगी, निक स्टीवर्ट को शामिल करना, जिसे मजहबी जुनूनी हम कह सकते हैं। ऐसे अफराद को शामिल करते हुए डिसीजन मेकिंग करना, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कोई अमन की बात होगी, कोई अच्छी बात सामने आएगी? देखिए, मैं आगा साहब से बिल्कुल अग्री करती हूँ इन अ सेंस के अमेरिका, इवन पाकिस्तान के अंदर भी आपकी जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है, ये अपेरेंटली हमें लगता है कि जो कह दिया वो किसी ने कोई विशफुल थिंकिंग थी किसी की, उसने जाके बस ट्विटर पे लगा दिया या कुछ कह दिया, खिताब कर दिया। उसके पीछे भी एक पूरा प्रोसेस होता है, आपकी स्पीचेस लिखी जाती हैं, वो प्रूफ रीड की जाती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ उनका इनपुट लिया जाता है, इट्स अ होल प्रोसेस। वो एक ऐसे ही फिलबदी कोई जाकर किसी भी जगह पर बात नहीं कर सकता। बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व होती हैं। और फिर जब हम आप अमेरिका के जैसे मुल्क की बात करें, तो ये तो उनकी तो स्ट्रैटेजी सालों पहले लिखी जा चुकी होती है। उनको पता होता है कि उनके क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं, उसके लिए टूल्स वो क्या यूज करेंगे, जिनको इस्तेमाल करते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करेंगे। पीस प्रोसेस उस ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करने में उनको मदद देगा तो वो पीस प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। वाई स्पेंड सो मच मनी व्हेन इट कैन बी अचीव थ्रू पीस। लेकिन बात यहाँ पर वही बात है कि आप ईरान की तरफ से रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी ज्यादा। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड तो थी कि वो बिल्कुल हिम्मत तो नहीं हार जाएगा या कुछ, लेकिन कितनी देर तक वो रिटेन करता रहेगा इस चीज को या सस्टेन करेगा, वो एक थोड़ी सी काबिले कहना चाहिए कि थोड़ा सा सरप्राइज मिला है सबको ही, स्पेक्टेटर्स को भी मिला है। और उसको मद्देनजर रखते हुए जाहिर है बाकी स्ट्रेटेजी जो भी यूएस की अपनी होगी वो उसके मुताबिक ही चलेंगे। जो भी उनकी, वो जैसे आगा साहब ने कहा स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है। और ये आज से 20 साल या 25 साल बाद जब वो डीक्लासिफाइड होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो तब आपको पता चलेगा कि ये तो डिसीजंस पहले ले लिए गए थे। ये सिर्फ ऊपर जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक आपके लिए खेल रचाया गया था, उसके पीछे जो भी सारा कुछ था वो बहुत पहले हो चुका था। इस वक्त जो बात काबिले जिक्र है वो ये है कि ईरान किसी भी साइड से बेसिकली जो उसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी यूएस को भी और इजराइल को भी और बाकी जितने भी उनके इत्तेहादी हैं उनको भी, क्योंकि ईरान पीछे नहीं हट रहा अपनी प्रोग्राम के ऊपर। बात उसके आती है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो उसकी आजादारी है उसके ऊपर बात आती है, उन चीजों से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त अमेरिकन फेस सेविंग भी इसी चीज के ऊपर है कि वो भी इस चीज से अगर पीछे हट जाएंगे तो फिर तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी तो देखें फिर तो फेल है। और जैसे कहा कि बिल्कुल कमजोर जरूर हुआ होगा अमेरिका, लेकिन वो रिलेटिव टर्म्स में उसको आप देखें, आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देख सकते। एकदम से आप सुपर पावर से उसको डिक्लाइन करके नीचे तो नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। यकीनन उसने भी कोई तैयारी रखी है। ब्रिगेडियर साहब, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर इस सारी बात को मैं समराइज करूं जो दीगर 2 मेहमानों ने की कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये वही बात है कि ये ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को, एक घिनौने ख्वाब को पूरा करने की एक एपिसोड, एक चैप्टर हमारे सामने है। नहीं, ग्रेटर इसराइल इज नॉट द ओनली इशू। पहले आप इशू समझे, ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ अमेरिका इज द इशू। ठीक, ये ईरान जो कह रहा है इसराइल के अलावा अमेरिका के खिलाफ भी कह रहा है अड्डे निकालो, हॉर्मुज़ पे इसका कंट्रोल होगा, न्यूक्लियर बनाएगा वगैरह वगैरह, जो ईरान चाहता है
तो वो वैसे ही नहीं पॉसिबल। मैं एज अ जियो पॉलिटिशियन लेट मी टेल यू, जो ईरान की ये जो रिक्वायरमेंट्स है ना, अगर अव्वल तो यूनाइटेड स्टेट्स बात ठीक हुई है, इट्स स्टिल अ ग्लोबल, इट्स द ओनली ग्लोबल पावर एंड द यूनिपोलर एरा हैज डिक्लाइंड, रिड्यूस हुआ है, खत्म नहीं हुआ। अभी खत्म होने में पता नहीं 20, 30, 50 साल कितने लगते हैं, देखेंगे। पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका निकल भी जाए इस एरिया से, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली, निकलेगा नहीं, वो क्यों निकलेगा, मगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ। अगर निकल भी जाए, मिडिल ईस्ट गल्फ की बात कर रहा हूँ, जिस तरह ब्रिटिश, इसको कहते हैं ब्रिटिश विड्रॉल वेस्ट ऑफ सुएज, अंग्रेज भी इधर थे ना एक जमाने में, अब वो चले गए, ब्रिटिश, अंग्रेज से मतलब ब्रिटिश, उसके बाद अमेरिका भी चला जाए, इवन देन ईरान कैन नॉट डोमिनेट द गल्फ। ये पाकिस्तान में कुछ लोगों को खुशफहमी है या प्रो ईरान लॉबी कहती है, उसकी वजह है कि आप बाकी मुल्कों को भी गिनते ही नहीं है ना। उधर तुर्की है, उधर सऊदी अरेबिया है, उधर इसराइल है, उधर पाकिस्तान भी है, उधर इजिप्ट भी है। सो नो सिंगल कंट्री कैन डोमिनेट द गल्फ other than United States, which has done it since 1945, 47, के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पेट्रो डॉलर का और ब्रिटेन वुड हुआ, तो उसके बाद से अमेरिका ग्लोबल डोमिनेंस भी रखता था और मिडिल ईस्ट की डोमिनेंस भी रखता था। उसमें थोड़ा डेंट पड़ गया, वो नए एक्टर्स को ला रहा है अमेरिका मिडिल ईस्ट में, जिसमें से एक पाकिस्तान है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसीलिए हमारी फौज वहां पहुंची है, पहले भी गई थी, मैं खुद भी जा चुका हूँ सऊदी। अब मेरी पूरी बात सुने, अगर ये जो एक है ना कि इसराइल स्ट्राइक करता है ईरान पे और यूएस नहीं करता, तो दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। वो इसलिए कि लेटेस्ट रिपोर्ट निकली है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टू मेक अ बॉम्ब, वो उनके मुताबिक आज की खबर है, वही है जो पहले थी, तकरीबन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर का ब्रेकआउट टाइम, यानी 1 साल में वो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। साहब, माजरत के साथ मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है, लेकिन ये वादा रहा कि वापस आएंगे तो आपको भरपूर मौका देंगे कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब को भरपूर मौका देंगे कि वो अपनी बात मुकम्मल करें। ब्रिगेडियर साहब, एक तो आपसे गुजारिश, आप अपनी बात मुकम्मल करें, साथ ही सर मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा इसमें जरूर ऐड ऑन कीजिएगा कि अब होने क्या जा रहा है, बिलखुसूस जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करते हैं, क्योंकि अभी बेसिक एजेंडा तो हमारे सामने ये है, बेशक जौहरी तनाज़ा भी उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन बेसिकली जो आबनाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल है वो किसके पास देख रहे हैं आने वाले वक्त में आप? अगर इसराइल अकेला अटैक करता है ईरान पे और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करता इस दफा, तो इसका मतलब है दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी, उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है कि अमेरिका बाहर रहता है ऑफ रैंप लेके फॉर नाउ, और इसराइल, और वो भी टारगेटेड स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या उसकी चीजों पे, मिसाइल प्रोग्राम पे करेगा, बुनियादी तौर पे उसको मजीद पीछे धकेलने के लिए कि वो 1 साल में जो एस्टिमेटेड टाइम आज की खबर में आया वो और टाइम लग गया। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट इशू। ये जो आप लोग कहते हैं ना वो इशू नहीं है, उनका बेसिक इशू ये आप समझ नहीं रहे। हम इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ईरान की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि जौहरी तनाज़े पर अभी बात नहीं हो रही, उसको अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी हमारा मसला है आबनाए हुर्मज़। सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में हम ये बात करते हैं। नहीं, आप गलत करते हैं ना, आप समझ नहीं रहे कि जंग किस बात पे हुई है। मैंने 15 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले आर्टिकल लिखे, किताब में लिखा कि जंग न्यूक्लियर पे है, हॉर्मुज़ इज नॉट एन इशू। वो अभी इशू बना है, इस जंग से पहले कौन सा इशू था हॉर्मुज़ का, मुझे बताएं आप। इशू ही नहीं है, इट्स एक्चुअली अ फ्री वाटरवे, जिस तरह स्टेट्स ऑफ मलाका है, आपके इजिप्ट में सुएज कैनाल है, जब उसको नेशनलाइज ना करने किया तो क्या हुआ था, लेकिन शायद उस वक्त तक किसी ने ये भी नहीं सोचा था ना कि ईरान कंट्रोल कर सकता है या ईरान वहां पे सैंक्शन लगा के कि कोई गुजरेगा तो मेरी इजाजत से गुजरेगा, ये चीज नहीं कर सकता, ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था किसी ने। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तो बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे आगे। ये मेरी बात सुने, जी सर, ये ईरान ने किया ना, तो अभी दूसरी साइड इज, द अदर साइड इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स। वो तो लिमिट, आप पहले ये समझिए कि वॉर क्या, वॉर को समझे ना, मेरा सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। प्लीज समझिए, ईरान इज फाइटिंग अ टोटल वॉर। अब ग्रेड्स होते हैं, एक लिमिटेड वॉर होता है, अनलिमिटेड वॉर होता है, टोटल। ईरान इज फाइटिंग अ टोटल वॉर कि वो हॉर्मुज़ भी बंद कर देगा, बाबुल मंदब भी बंद कर देगा, ये भी कर देगा, यूएई पे भी शायद कब्जा कर लेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छी बात है, वो अपनी एनर्जी और अपनी रेवोल्यूशनरी फर्वर डिस्प्ले कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स इज फाइटिंग अ वेरी लिमिटेड वॉर। आपको यूनाइटेड स्टेट्स की कैपेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान, which is not a global power, has the capability of destroying many countries. इसके आगे मैं नहीं बात करूंगा, because of its nuclear capabilities and missile power. तो आपका ख्याल है कि अमेरिका की कैपेबिलिटी कम है? यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। वो यूनाइटेड स्टेट्स अगर टोटल वॉर पे चला गया तो जो उसने वर्ड कहा था ट्रंप ने, सिविलाइजेशन एंड, वो गलत नहीं कहा था। आप हिस्ट्री तो पढ़े ना, टोक्यो के साथ क्या हुआ, जर्मन शहर भयंकर में एक रात में 1 लाख लोग मर गए थे। प्लीज अंडरस्टैंड, इसलिए अभी तक ये अमेरिका की तरफ से लिमिटेड वॉर है। ये जो एग्जैजरेटेड नोशन है, ठीक है। दूसरा मसला है हॉर्मुज़ तो अमेरिका में नहीं ना लोकेटेड,
अच्छा ये भी कोई नहीं समझ रहा, यूनाइटेड स्टेट इज नॉट सफरिंग। ये समझने की बात है कि अमेरिका का तेल उसके पास है, उसका इतना तेल इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ से होर्मुज से, खाना उसके पास है, अमेरिका के पास अनाज बहुत है, आपको भी देता है, उसका वाटर लेकिन सर एक चीज मैं दीगर मेहमानों की जानिब जाते हुए जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी। पूरी बात तो सुन लेना। जी सर, आप बोल जी रही हैं सर, यू आर नॉट लेटिंग मी टॉक, या आप बात कर लीजिए, मुझे बात करने दें सर। मेरे पास वक्त महदूद है, मुझे दीगर मेहमानों को भी नहीं, शामिल आप मुझे बात तो करने देना। फरमाइएगा सर, इतनी देर से आप ही फरमा रहे हैं, फरमाइएगा सर। लेट मी टॉक, इफ यू डोंट मीन तो मैं बंद कर देता हूँ क्लास को, फिर अगर आपने बात नहीं करनी तो आप लेट मी टॉक। बोलिए सर। बात मैं ये कह रहा हूँ, आप सुने मेरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ये है जो मैंने कहा था, नो वॉर नो पीस। ठीक है, ये आपका सवाल है कि अभी कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त नो वॉर नो पीस है, इसराइल कैन स्ट्राइक ईरान एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन कंटिन्यू। ये इसको सिचुएशन है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। आपकी इजाजत से अब दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगा इकरार हारून साहब, सर होने क्या जा रहा है आबनाए हुर्मुज़ की जब हम बात करते हैं, अगर ये मेन एजेंडा नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये होगा तो फिर आबनाए ट्रंप का नाम क्यों दिया गया ट्रंप की जानिब से, क्यों वो नक्शा खींचा गया, क्यों बताया गया कि हमारा इंटरेस्ट मौजूद है? क्या इसमें पेट्रो डॉलर इकोनॉमी जो है उसको नुकसान, उसको खदशा, उसको धचका लगने का इम्कान भी मौजूद है, इस वजह से ट्रंप कंफ्यूज है? देखिए 2024 में नेतन्याहू ने एक मैप दिखाया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बीच में। वो मैप शो करता था कि दुनिया के अगला नक्शा क्या होगा। उस नक्शे में तो ग्रेटर इजराइल ही मुझे नजर आया था, और मेरा ख्याल है कि ग्रेटर इजराइल सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। और जो आज से 3 साल पहले जो 12 लाल गायें दुनिया भर से इकट्ठी करके ज़िबा की गई थी, और जैसे कि आपने अपने एक स्टेटमेंट में भी बताया था, जिस तरह एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस एक्टर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, और जिस तरह वहाँ नमाजें, सॉरी आई एम सो सॉरी, जिस वहाँ पे दुआएं पढ़ी जा रही हैं अपना उसमें ओवल अपना ऑफिस में, वो तो सारा ग्रेटर इजराइल की बात है। बाकी चीजें तो बहुत पीछे रह जाती हैं। सही। और ग्रेटर इजराइल अगर आप नक्शा देख लें तो उसमें तो बहुत सारे ममालिक नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन वो उसमें तो बहुत सारे ममालिक नहीं है। और 2024 में वो नक्शा अपीयर हुआ था, दुनिया ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया था, वो लिटमस टेस्ट था, उन्होंने करके पास ऑन हो गए थे। अब उन्होंने करना ही करना है, लेटर और सोनर, सिंपल। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा क्या कहना चाहेंगी? कंक्लूडिंग पॉइंट्स आपसे लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हैं आपके पास। आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल और ये ग्रेटर इसराइल का फिर ये एक चैप्टर ही है ना जो हम सामने देख रहे हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेटर इसराइल के बगैर तो मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ेगी नहीं। वो चाहे यूएस की हो, इसराइल की, तो डेफिनेटली उसकी तो सॉलिडारिटी के ऊपर बात आती है, तो डेफिनेटली। और जो फ़लस्तीन के साथ पिछले 2-2.5 सालों से हुआ है, तो वो तो इस बात की गारंटी है कि वो कहीं पर भी दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। जो आबनाए हुर्मुज़ की बात की है आपने, उसमें बिल्कुल आई थिंक ये एक वो वाहिद जगह है जहां पर दोनों तरफ से ये जो अभी जो स्टेलमेट का टाइम चल रहा है, जहां पर बहुत एस्केलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती जा रही है बिटवीन फ्रॉम द अमेरिकन साइड, फिर कुछ ईरान करता है, फिर अमेरिका की साइड से, और इसराइल तो खैर नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स करता रहा है ड्यूरिंग द जो भी पीस सीज फायर था हमारा। इसमें मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वाले इशू के ऊपर तो कोई उसके अंदर दूसरी राय नहीं है कि ना ईरान पीछे हटेगा ना यूएस पीछे हटेगा। लेकिन जहां तक आबनाए हुर्मुज़ वाली बात है, मुझे मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बिकॉज ठीक है आज फर्क नहीं पड़ रहा, कल फर्क नहीं पड़ेगा, बट अल्टीमेटली ना सिर्फ जो कंट्रीज इन्वॉल्व है उनको फर्क पड़ेगा, हर कंट्री को फर्क पड़ेगा इस चीज से। तो मेरा ख्याल है आबनाए हुर्मुज़ के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी थ्रू नेगोशिएशंस, थ्रू टेबल टॉक सामने जरूर आएगी। ये एक आजिज़ाना सी राय है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानिब फिर एक बात और भी जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें, ये तमाम तर सूरत हाल, ये तमाम तर हालात थर्ड वर्ल्ड वॉर को ही इंडिकेट कर रही हैं? देखिए जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी क्या था, उसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है वो वॉर फ्रंट्स ओपन कर दिए गए थे, तो अभी भी वही चल रहा है और ये बड़े अरसे से चल रहा है। अच्छा आगा साहब ना वो जो है नफी में सर हिला रहे हैं। सर मैं चाहूंगी आप भी कमेंट कर दें मुख्तसरन।
कोई थर्ड वर्ल्ड नहीं होगी, ना इसराइल अपना इसको बचाने के लिए रशिया आएगा, ना चाइना आएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर सिर्फ तब हो सकती है कि जो अमेरिकन जो एडवर्सरीज हैं वो इसमें कूदें। वो कभी नहीं कूदेंगे, वो आराम से पीछे खड़े होकर देखेंगे, इंतजार करेंगे कितनी किसकी तबाही होती है। सर आखिरी जुमले में आपसे ये गुजारिश, अनलेस जी के जी वो डॉक्टर साहब कह रही हैं। एडवर्सरीज के ऊपर भी अटैक हो, ठीक। अनलेस के एडवर्सरीज के इंटरेस्ट के ऊपर अटैक हो। ठीक, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपनी कीमती तर्जीह और वक्त से हमें आगाह किया। नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह ने के बाद।